स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हैं। आज का ये वीडियो फिर से क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का राजनीति शास्त्र फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं। 2 पार्ट जो थे वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इस चैप्टर से संबंधित जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो हमने पार्ट 1 में देखे थे। उसके बाद हमने पार्ट 2 में इसी चैप्टर के कुछ लॉन्ग आंसर देखे थे, और पार्ट 3 में भी हम यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जितने प्रश्न जो बचे हुए प्रश्न थे उस चैप्टर के, उनको हम इस वाले पार्ट में लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर है राजनीति शास्त्र का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने लॉन्ग क्वेश्चन थे वो हमने पहले वाले पार्ट 2 में करा दिए हैं, बाकी बचे हुए यहाँ पे पार्ट 3 में हम देखेंगे। तो चलिए 3 प्रश्न हमने उसमें देखे थे पहले वाले पार्ट 2 में, और चौथे प्रश्न से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या है। भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या क्या थे, यानी कि भारत विभाजन क्यों हुआ। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का विभाजन क्यों हुआ, क्या कारण थे भारत विभाजन के, कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक जो 2 राष्ट्र बने था, कि क्यों बने थे। तो यहाँ पे हम उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। भारत विभाजन के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, भारत का विभाजन किसी एक कारण से तो हुआ नहीं था, कई सारे कारण जो थे उत्तरदायी थे भारत विभाजन के लिए। तो यहाँ पे अब हम महत्वपूर्ण कारण देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग सभी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। भारत विभाजन के कारण देखते हैं। पहला है यहाँ पे ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो नीति। ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो नीति सर्वप्रमुख जो है कारण है भारत विभाजन का। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये नीति थी क्या। ब्रिटिश सरकार को जब इस बात का एहसास हुआ कि अब उनका शासन भारत पर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता, तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास करना आरंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया और दोनों में फूट डाल दी, ताकि दोनों संप्रदाय आपस में धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते रहें और भारत का विभाजन हो जाए। देखिए, जब स्वतंत्रता का जब समय आ रहा था 1946-47 का जो समय था, उसमें ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था, उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार को ये आभास होने लगा था कि अब उनका शासन जो है वो भारत पर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हिंदू, और क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदू और मुस्लिम जो है भारत में अधिक संख्या में है, तो इन्होंने क्या किया, इसी को आधार बनाया और दोनों धर्मों के बीच में जो है फूट डाल दी। मुसलमानों को भड़काना उन्होंने आरंभ कर दिया और उनसे कहा कि आप जो है, अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में आप लोगों की कोई अलग पहचान नहीं बन पाएगी, इसलिए आप लोग जो है विभाजन के लिए जो है विभाजन की मांग कीजिएगा, यानी कि अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग आप लोग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भारत में आपकी कोई पहचान नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे फूट डाली इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे फूट डालनी आरंभ कर दी थी दोनों संप्रदायों के बीच में, और ये क्या, हिंदू और मुस्लिम जो है धर्म के नाम पर यहाँ पे लड़ने लगे थे। तो यही कारण था ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति सर्वप्रमुख कारण थी भारत विभाजन के लिए, ये जो है उत्तरदायी रही। तो ये पहला कारण था और सबसे प्रमुख कारण था ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो नीति। इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डाल दी, एक दूसरे के खिलाफ इनको भड़काया ताकि भारत का विभाजन हो जाए। चलिए आगे देखते हैं अगला वाला कारण क्या था। जिन्ना की पाकिस्तान निर्माण की हठधर्मिता। अब इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण कारण था भारत विभाजन का। दरअसल मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान के निर्माण के लिए अपनी जिद में थे। अर्थात वे चाहते थे कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नामक एक नया राष्ट्र बनना चाहिए। यही कारण था कि जिन्ना की हठधर्मिता के कारण पाकिस्तान नामक एक नया राष्ट्र बनाना पड़ा। देखिए, जिन्ना की हठधर्मिता भी पाकिस्तान निर्माण के लिए उत्तरदायी रही। दरअसल जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इनको द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही
सबसे पहले इन्होंने ही ये मांग उठाई थी कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। मुस्लिम लीग ने ही इस द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ पे जो जिन्ना इस जिद में थे कि जो मुस्लिम हैं उनके लिए एक अलग राष्ट्र जो है बनना ही चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर मुस्लिमों की एक अलग पहचान नहीं बन सकती और ना ही उनका यहाँ पर कोई विकास हो सकता है। तो जिन्ना की पाकिस्तान निर्माण की हठधर्मिता भी एक प्रमुख कारण रही भारत विभाजन का। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। आगे देखते हैं अगली हेडिंग क्या थी। अगला कौन सा कारण था? हिंदू और मुसलमानों के बीच पारस्परिक अविश्वास की भावना। हिंदू और मुसलमानों के बीच पारस्परिक अविश्वास की भावना, ये भी एक कारण था। चलिए इसको देखते हैं। दरअसल ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति के कारण हिंदू और मुसलमानों में भारत विभाजन से पूर्व कई मतभेद होने आरंभ हो गए थे, अर्थात दोनों के बीच में वैरभाव उत्पन्न होने लगा था। ब्रिटिश सरकार के कहने पर मुसलमानों को भी लगने लगा था कि भारत में रहकर उनकी कोई अपनी पहचान नहीं रह जाएगी। इसी कारणवश मुस्लिम लीग ने अपने लिए नवीन राष्ट्र की मांग की। देखिए, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में पारस्परिक विश्वास की भावना आखिर कैसे पैदा हुई? पहले क्योंकि भारत जो है एकजुट था, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ एकजुट होकर के यहाँ पे रहते थे। एक डर था, तो सिर्फ एक ब्रिटिश शासन का डर था यहाँ पे। पहले जो सभी लोग यहाँ पे एकजुट होकर के रहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालनी आरंभ कर दी। दोनों संप्रदायों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना आरंभ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हिंदू और मुसलमानों के बीच में अविश्वास की भावना पैदा होगी, दोनों के बीच में वैरभाव उत्पन्न होने लगा। और यही कारण था कि मुसलमानों को अपने लिए एक अलग राष्ट्र के निर्माण के लिए विरोध करना पड़ा था, यानी कि अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग मुसलमानों को करनी पड़ी थी। तो ये सब था ब्रिटिश सरकार का करा धरा। तो यहाँ पर तीसरा रीज़न भी हमने देख लिया, हिंदू और मुसलमानों के बीच पारस्परिक अविश्वास की भावना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कारण था। अगला कारण था लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दरअसल उसमें जो वायसराय थे यहाँ के भारत के, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनका भी प्रभाव रहा। इनके प्रभाव के कारण भी जो है भारत का विभाजन करना पड़ा, यानी कि भारत को दो भागों में विभाजित करना पड़ा। तो देखते हैं क्या था ये। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। दरअसल माउंटबेटन के प्रयासों के बाद ही कांग्रेस भारत विभाजन के लिए राजी हो पाई थी, क्योंकि आरंभ में कांग्रेस सरकार ने भारत विभाजन का विरोध किया था, लेकिन बाद में लॉर्ड माउंटबेटन के कारण कांग्रेस सरकार ने इसमें अपनी हामी भर दी थी। अतः भारत विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव भी जिम्मेदार है। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें भारत स्वतंत्र हुआ उस समय तक, यानी कि भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन ही थे। तो इनके प्रभाव के कारण भी जो है भारत विभाजन हुआ था। दरअसल आरंभ में जब भारत विभाजन की बात हो रही थी, जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान निर्माण की हट कर रही थी कि पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए, तो उस समय कांग्रेस ने क्या किया था, इसका विरोध किया था, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत का विभाजन हो। लेकिन माउंटबेटन जो थे, इन्होंने कांग्रेस को उकसाया कि जो है भारत का विभाजन कीजिए, भारत का विभाजन जरूरी आवश्यक है, दोनों संप्रदायों के लिए आवश्यक है कि भारत का विभाजन हो जाना चाहिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव भी भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो है कांग्रेस को राजी किया था भारत विभाजन के लिए। तो ये थे प्रमुख कारण भारत विभाजन के लिए, लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव, हिंदू और मुसलमानों के बीच पारस्परिक अविश्वास की भावना, जिन्ना की पाकिस्तान निर्माण की हठधर्मिता, ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो नीति। ये भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारण थे कि भारत का विभाजन आखिर किन कारणों से हुआ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, कई बार पूछा जाता है। आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अगला वाला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम। हमने भारत विभाजन के कारण तो देख लिए कि आखिर भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ था। अब हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, भारत विभाजन के क्या क्या परिणाम हुए। भारत विभाजन के परिणाम क्या क्या हुए, यानी कि भारत विभाजन के बाद क्या हुआ, बाद के परिणाम, आखिर भारत विभाजन के परिणाम क्या हुए, रिजल्ट क्या हुआ उसका। चलिए इसको भी देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं यहाँ पे। भारत विभाजन के लिए के निम्नलिखित परिणाम हुए।
भारत विभाजन के निम्नलिखित परिणाम हुए। क्या क्या परिणाम हुए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट के आधार पर हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, भारत विभाजन के परिणाम। दरअसल भारत विभाजन के कारण कई सारे परिवारीजन बिछड़ गए थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। भारत विभाजन के कारण, देखिए भारत विभाजन के दौरान, देखिए ये परिणाम हम बता रहे हैं कि भारत विभाजन का आखिर परिणाम क्या हुआ। जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था, दोनों ओर से जो है शरणार्थी इधर उधर जा रहे थे। जो पाकिस्तान के एरिया में जो हिंदू थे वो इधर आ रहे थे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में जो मुस्लिम थे वे पाकिस्तान जा रहे थे। तो क्या हुआ था, उसमें दोनों ही संप्रदायों ने क्या किया, एक दूसरे पर अत्याचार किए, एक दूसरे के ऊपर हिंसक व्यवहार किए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दरअसल भारत विभाजन के कारण कई सारे परिवारीजन बिछड़ भी गए थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या किसके द्वारा की गई थी, दोनों संप्रदायों ने एक दूसरे पर हमला किया था, तो उसी से जो है हत्या हुई थी। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 2, विभाजन के दौरान महिलाओं और बच्चों पर अनेक अत्याचार किए गए थे। देखिए विभाजन के दौरान क्या हुआ, महिलाओं और बच्चों पर अनेक अत्याचार किए गए। दरअसल कहा जाता है कि जिसमें भारत का विभाजन हुआ था, तो वहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने जो महिलाएं थी उनसे जबरन जो है विवाह करके उनको मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर उनको किया था। और यहाँ पर ये सब देख करके हिंदुस्तान में भी यही सब किया गया था मुस्लिम महिलाओं के साथ। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, विभाजन के दौरान मार्ग में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर हिंसक व्यवहार किया गया। देखिए ब्रिटिश सरकार ने किस तरह से, देखिए ब्रिटिश सरकार का तो यहाँ से खात्मा हो ही गया था, यानी कि ब्रिटिश शासन यहाँ से समाप्त तो हो ही गया था, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया था। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हो गया था और साथ ही उसका विभाजन भी हो गया था। तो विभाजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन था, ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को पहले ही यह आभास हो गया था कि उनका शासन यहाँ पे टिक नहीं सकता है। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच में फूट डाल दी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भारत का विभाजन करना पड़ा था। तो ये ब्रिटिश सरकार का ही करा धरा था, जिसके कारण इतना कुछ हो गया था। तो विभाजन के दौरान मार्ग में दोनों पक्षों के द्वारा हिंदू मुस्लिमों के द्वारा एक दूसरे पर हिंसक व्यवहार किया गया। इसी हिंसक व्यवहार में क्या हुआ, जो लोग थे वो मारे गए थे और परिवारीजन बिछड़ गए थे। अगला पॉइंट है, भारत विभाजन के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच में शत्रुता का भाव उत्पन्न हो गया था और इस समय दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हिंसक व्यवहार करने का प्रयास किया और संपत्ति को भी इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा था। देखिए विभाजन के दौरान आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां उस समय हो सकती हैं, क्योंकि विभाजन कोई छोटी सी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी ये। क्योंकि यहाँ पे लोग इतने प्यार से सालों से यहाँ पे रहते थे, एकजुट होकर के रहते थे। अचानक से रात के 12 बजे भारत का विभाजन हो जाता है। तो उस समय आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की दहशत यहाँ पे हो सकती है लोगों के बीच में, क्योंकि हिंदुओं ने मुस्लिमों पर अत्याचार किया, मुस्लिमों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए। एक वैर भाव सा उत्पन्न हो गया था। जैसे ही भारत का विभाजन हुआ तो दोनों के बीच में बहुत ही जो है वैर भाव उत्पन्न हो गया था। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे से हो गए थे। तो यहाँ पे संपत्ति को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था इससे। तो बहुत ही दुखद घटना थी ये भारत विभाजन। अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट है, दरअसल भारत विभाजन 1947 की घटना है, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में विभाजन का वह दर्द देखने को मिलता है। देखिए अब भारत का विभाजन हालांकि 1947 में हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। आज कैसे, आज हम देख सकते हैं, देखिए उस समय जो विभाजन हुआ था, विभाजन के दौरान किस तरह से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अत्याचार किए थे, एक दूसरे पर हिंसक घटनाएं, उसमें हिंसक घटनाएं जो हुई थी, एक दूसरे पर हिंसक व्यवहार किए थे एक दूसरे के साथ। तो उसका प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की शत्रुता। आप देख सकते हैं कि विभाजन हालांकि 1947 में हो गया था, लेकिन आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं कितने कड़वे हैं और कितने जो है शत्रुता पूर्ण, एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से, मतलब अभी तक भाईचारा नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। अभी तक जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वैरभाव वाला रिश्ता ही जो है दिखाई देता है। तो भारत विभाजन के ये परिणाम थे। कितनी बड़ी दुखद घटना ये हो सकती है, आप समझ सकते हैं, अचानक से देश का विभाजन हो जाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। देखिए मैं पहले भी कहा, मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था, अभी भी बोल रही हूँ कि भारत विभाजन ये वाला चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लगभग सभी प्रश्न जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों पर गौर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देसी रजवाड़ों से आप क्या समझते हैं।
देसी रजवाड़ों से आप क्या समझते हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। दरअसल विभाजन से पूर्व ब्रिटिश इंडिया अर्थात भारत दो भागों में विभाजित था। एक भाग ब्रिटिश प्रभुत्व वाला था तो दूसरे भाग में देसी रजवाड़े थे जिनमें राजाओं का शासन हुआ करता था। हालांकि यह शासन भी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही शासन करते थे। हालांकि ये शासक भी जो है ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही शासन करते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार का इन रजवाड़ों पर पूर्ण प्रभुत्व नहीं होता था क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अलग अलग शासक नियुक्त किए थे। इन्हीं रियासतों को देसी रजवाड़े कहा जाता है। देखिए देसी रजवाड़े किनको कहा जाता है, ये प्रश्न भी आपका इस चैप्टर से बन सकता है। दरअसल क्या था, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय यहाँ पे जो भारत था वो दो भागों में विभाजित था, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। कौन सा? एक भाग में ब्रिटिश शासन वाले जो प्रांत थे वो थे, ब्रिटिश शासन वाला एरिया था, और एक भाग में था देसी रजवाड़े जहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था, यानी कि शासक जो है शासन किया करते थे। हालांकि ये शासक भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही शासन किया करते थे, लेकिन इनका जो शासन होता था थोड़ा अलग होता था। तो यहाँ पे इन्हीं रियासतों को देसी रजवाड़े कहा जाता था। किनको? आपने देखा होगा कि भारत विभाजन से पूर्व और भारत विभाजन के कुछ समय बाद तक भारत में लगभग 565 रियासतें, आपने इस चैप्टर में देखा होगा, लगभग 565 रियासतें थी। तो इन्हीं रियासतों को देसी रजवाड़े कहा जाता था, जहाँ पे राजा जो है शासन करते थे। जहाँ पे राजा शासन करते थे इन्हीं रियासतों को देसी रजवाड़े कहा जाता था। तो ये आपका था क्लास 12th का चैप्टर 1 राजनीति शास्त्र का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पार्ट 3। देखिए पार्ट 1 में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे, पार्ट 2 में हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और साथ ही पार्ट 3 में भी हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखे। तो ये आपका पार्ट 3 भी लगभग कंप्लीट हो ही गया है। इसमें भी हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल से पाने के लिए। तो हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।